नमस्कार, डीजीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और इस वक्त पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी कोरोना की चपेट में है और खासकर इंदौर जिसमें कोरोना का कहर बरपा रहा है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में कोरोना की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। और अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर इस वक्त बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये बात भी सही है कि शासन प्रशासन पूरा दम लगा रहा है, पूरा जोर लगा रहा है इस हालात से निपटने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इंदौर उज्जैन के साथ खरगोन की मॉनिटरिंग खुद करें और देखें कि यहाँ कोरोना से किस तरह से निपटा जा सकता है। कोरोना से निपटने में कलेक्टर मनीष सिंह, कमिश्नर आकाश त्रिपाठी, नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह और डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र की पूरी टीम के साथ जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और उनके साथ साथ तमाम डॉक्टर, तमाम नर्स, जिनको हम कोरोना फाइटर्स कहते हैं, जिनको हम कोरोना के योद्धा कहते हैं, डीजीएनए न्यूज़ सबसे पहले उनको सैल्यूट करता है, उनको सलाम करता है। उनकी इस लड़ाई में अपना सहयोग देने का, अपना हाथ बढ़ाने का विश्वास दिलाता है। और ये विश्वास दिलाता है कि जो तमाम लोग, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो मेडिकल वाले हों, डॉक्टर्स वाले हों, दवाई वाले हों, या घर घर राशन पहुंचाने वाले हों, सफाई कर्मी हों, हम सबके साथ डीजीएनए न्यूज़ है और हम उनकी सेवाओं को एडमायर करते हैं, उनकी सेवाओं को हम सलाम करते हैं। आज विशेष रूप से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध डॉक्टर अपूर्व वोरा और प्रसिद्ध पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कमल कस्तूरी जी। डॉक्टर वोरा 81 बैच के हैं, इंदौर मेडिकल कॉलेज में वो पढ़े लिखे हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी ख्यातनाम चिकित्सक हैं और मध्य प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को, इंदौर की चिकित्सा सुविधाओं को बहुत भली भांति जानते हैं। हाल फिलहाल वो उदयपुर में एक मेडिकल कॉलेज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर वोरा, आपका स्वागत है। कमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर वोरा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना है और इस इंदौर शहर में कोरोना है, तो उसको देखकर एक चिकित्सक के रूप में आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की स्थितियों से ये शहर, जो आपका अपना शहर है जिसमें आप पले बड़े हैं और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आपने पूरा पढ़ाई लिखाई एमबीए और मेडिकल कॉलेज में की है, तो किस तरह के, हम किस स्टेज पर खड़े हुए हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। एक निष्पक्ष और निर्भीक आकलन में आपको चाहूँ। नमस्कार प्रतीक जी, आपका जो प्रश्न है कोरोना के बारे में, पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोरोना के बारे में आज की तारीख में 4 महीने पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। आज ये स्थिति है कि हर बच्चा कुछ न कुछ कोरोना के बारे में जानता है, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी अब हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है कि हमें कई बार बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल मालूम होनी ही चाहिए, वो शायद हमसे छूट जाती हैं। कोरोना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे नज़र में है वो ये है कि इसकी एपिडेमियोलॉजी को, इसका स्प्रेड कैसे होता है, वो समझना बहुत आवश्यक है। चिकित्सक अपना कार्य कर ही रहे हैं, प्रशासन अपना कार्य कर ही रहा है, बहुत अच्छता से कर रहे हैं, लेकिन इसकी एपिडेमियोलॉजी जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये एक्चुअली स्प्रेड कैसे होता है, जो जन सामान्य को मालूम होना चाहिए, तब तक हम इस युद्ध को जीत ही नहीं सकते, इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। ये एक इन्फ्लुएंजा फैमिली, जो सर्दी खांसी, कॉमन भाषा में अगर हम बोलें तो सर्दी खांसी का जो वायरस होता है, जो सामान्यतः हमें साल में 2 या 3 बार हर व्यक्ति को हो जाती है, ये उसी फैमिली का एक सदस्य है, अलग रूप में हमारे पर आक्रमण किया है इसने। अब इसकी जो बातें जो इसे नॉर्मल सर्दी जुकाम से भिन्न करती हैं, वो महत्वपूर्ण है हमें मालूम होने के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है, आपने सुना होगा कि इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो क्या होता है वो मैं आपको छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर आता है और वो हमारा शरीर उस पर रिएक्ट करके और उससे सिम्टम्स जब हमें आने लगते हैं, हमें नाक बहने लगती है, गला खराब होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार होने लगता है, जब सिम्टम्स हमें आने लगते हैं, तो जो ये वायरस अंदर आना और ये सिम्टम्स होना, उस जो पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इस पर्टिकुलर वायरस का जो नॉर्मल देखते हैं हम 1 या 2 दिन में हमें बुखार आ जाता है और हम 3 या 4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाते हैं छोटी मोटी मेडिसिन लेकर। ये जो वायरस है, ये जब हमारे शरीर में आता है और ये चुपचाप बैठ जाता है, ये 7 दिन बाद अपना पहला सिम्टम देता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 7 दिन, जो कि बहुत ही बड़ा है। अब होता क्या है कि 7 दिन तक अगर मैं ये वायरस कैरी कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपको भी नहीं मालूम है, तो मैं ये वायरस स्प्रेड करने का मेरा जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। एक चेन बन जाती है, आपने दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे को दिया, और ये बिना मेरी जानकारी के
मुझे मालूम ही नहीं है और मैं उसे स्प्रेड कर रहा हूँ, यही भावता और विकरालता जो आज दिखाई दे रही है वो इसी वजह से, वो इसी वजह से है, ये इसी वजह से, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके बाद में जब ये कोर्स लेता है 7 दिन से 8वें 9वें दिन हमें बुखार आना, और उसके बाद में ये जो रेस्पिरेटरी ट्री है हमारा पूरा श्वसन तंत्र, उसमें सूजन, एक तरह से सामान्य भाषा में बोलो उसमें सूजन पैदा कर देता है, जिससे लंग्स में एयर का फ्लो बंद हो जाता है और ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, और धीरे धीरे हम मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये इसकी एक बहुत ही छोटी सी चेन है, 7 से 14 दिन में ये इंसान को मार देता है, लेकिन ये बिल्कुल कंट्रोलेबल बीमारी है। ये इतना विकराल रूप उन्हीं लोगों में लेती है जिनमें कोई एग्जिस्टिंग कोई दूसरी मॉर्बिडिटी है ना, दूसरी और कोई बीमारी, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, या उनमें ये बहुत तेजी से, और यंग लोगों में 50 साल 55 साल तक के लोगों में तो ये ऐसा भी कई लोग मिले कि आपको निकल गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है जी, इस तरह की। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड का, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है जिसके कारण इसकी स्प्रेड में बहुत मदद मिलती है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो बोलते हैं, जो जीवित वस्तुएं नहीं हैं, जैसे ये कुर्सी है, माइक है, मोबाइल है, टेबल है, उसके ऊपर ये वायरस, प्लास्टिक है, स्टील है, कुछ भी चीज़ जिसको हम हैंडल करते हैं, कागज, कपड़ा, सब जी, उनके ऊपर इसकी लाइफ 8 से 72 घंटे की रहती है, जो कि एक बहुत लंबा पीरियड है। अब मैं आपके यहाँ स्टूडियो में आया, मैंने आपके स्टूडियो में आपके माइक को इन्फेक्ट कर दिया, आपकी चेयर को कर दिया और मैं चला गया, तो 72 घंटे तक ये यहीं पर है। आपके 3 लोग और इंटरव्यू करना है, वो संक्रमित होकर चले गए, और मैं इंक्यूबेशन पीरियड में, मुझे ज़्यादा खतरनाक, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसकी जो लाइफ है वो, और इंक्यूबेशन पीरियड, ये इस वायरस को बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करने में जिसको बोलते हैं कारगर है। और इसको ही, इस चेन को रोकने के लिए ये लॉकडाउन वगैरह जो किया गया है, क्वारंटाइन और जो आइसोलेशन की बात की जा रही है सेल्फ, वो इसीलिए कि ये चेन खत्म हो, वो चेन खत्म होगी तो ही इससे हम जीत पाएंगे, क्योंकि इसका आज की तारीख में इलाज तो है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम दे रहे हैं, वैक्सीन पे ट्रायल्स चल रही हैं, तो ये आने वाले समय का वो है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमें निश्चित तौर पे आइसोलेशन, फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस तो हमको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कमल कस्तूरी जी, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है वो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये डॉक्टर वोरा का ही कहना है कि हमको दूरी बना के रखना पड़ेगी, क्योंकि ये तो कहीं भी हम छोड़ के चले जाएंगे, मालूम पड़ने में 7 दिन लगते हैं, तब तक तो एक मानव बम है वो घूम रहा है कोरोना को लेकर, वो पता नहीं कितने लोगों को कर रहा है। अगर सामान्यतः हम एवरेज देखें तो मैं समझता हूँ कि एक कोरोना में एक व्यक्ति जो है 400 समथिंग को फिगर से 480 तक, 480 सामान्य 480 लोगों को करता है। तो क्या इंदौर में शुरुआती तौर में जब ये कहा जा रहा था कि फरवरी में इंदौर में कोरोना आ गया था, क्या हमसे जो चूक हुई, हम सोशल डिस्टेंस को, क्वारंटाइन को या लॉकडाउन को हम ठीक से पालन नहीं कर पाए, और उसका नतीजा है कि आज हम इंदौर में इस स्थिति में पहुँच गए? नहीं, आप ये नहीं बोल सकते प्रतीक भाई कि इसका सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं या लॉकडाउन में देरी। केंद्र सरकार ने जिस दिन से लॉकडाउन का करा है उस दिन से अपने यहाँ पे इंदौर में सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा है। और बाकी जहाँ तक अपने यहाँ पे, चूँकि इंदौर एक व्यावसायिक नगरी है, लोगों का आना जाना बहुत है, चाहे वो विदेश से ले लें, चाहे दुबई से ले लें, चाहे सिंगापुर से ले लें, चाहे यूएस से ले लें, चाहे यूएई से ले लें। काफ़ी लोगों के इंदौर में ये सबसे ज़्यादा जो आया है ये ट्रेवल हिस्ट्री से आया है। ट्रेवल हिस्ट्री जो लोगों ने छुपाई आने के बाद, जब उनको सर्दी जुकाम रहा तो उन्होंने 7 दिन अपना पहले ट्रीटमेंट लेते रहे कि नहीं इसमें, या एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग ठीक से नहीं हुई, ये भी कैसे? एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा भयावह था, इसकी उम्मीद नहीं थी सरकारों को। सरकार इसको लाइटली लेकर के बैठी, क्योंकि अपने यहाँ पे मेडिकल की कोई उतनी व्यवस्था कभी भी नहीं रही है। हमेशा से अपने यहाँ पे मेडिकल को सेकंड स्टेज पे ही माना गया, प्राइमरी तो कभी इसको लिया ही नहीं गया कि प्राथमिक के बहुत जरूरी सुविधा है, इसको लिया ही नहीं गया। आज भी अपने यहाँ पे गांव में हो या शहर में हो, कहीं पे भी प्रसूति की सुविधा बराबर नहीं मिलती है। आपने 50 जगह देखा होगा कि रिक्शाओं में प्रसूति हो जा रही है, रोड में प्रसूतियाँ हो जा रही है। तो जब अपने ऑलरेडी मेडिकल की कोई सुविधा ही नहीं है, तब आप ये मान के चलेंगे कि कोरोना से हम लड़ लेंगे इतनी वैश्विक बीमारी से, तो ये आपका सोचना ही बेकार है। ये इंदौर में या हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में कोरोना की इस बीमारी से अगर कोई बचा सकता है तो वो प्रभु परमेश्वर ही है जो आपकी रक्षा कर सकता है। तो ये तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी निराशावादी बात हो जाएगी कमल जी। डॉक्टर साहब, ये आप जो, अगर हम इसको पूरा सिस्टम की बात करें
कमल कस्तूरी जी का एक पॉइंट है कि इंदौर में उस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। आप तो उसके हिस्से रहे, मेडिकल MGM में आप पढ़ाई करते रहे, हॉस्टल में रहे, आपने यहाँ काम भी किया है। तो क्या अगर इंदौर में ये स्थिति नहीं है तो मध्य प्रदेश में तो और भयावह स्थिति होगी, मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में। लेकिन क्या जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, लेकिन लोग सुबह 7 बजे से 2 बजे तक छूट दी गई, लोग बाजारों में भीड़ लगाते रहे, सब्जियां खरीदते रहे, किराना खरीदते रहे, पास खड़े होकर। आज भी लॉकडाउन सड़कों पे दिखाई देता है, लेकिन बस्तियों में आप चले आए तो बस्तियों में लोग घूम रहे हैं, ओटले पर बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। तो ये सब कारण हैं हमारे यहाँ इस तरह से फैलने का। और एयरपोर्ट पे जिस तरह से स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, हैदराबाद से आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, बम्बई पुणे से लोग आ रहे हैं, उनकी ठीक से स्क्रीनिंग नहीं हुई एयरपोर्ट की शुरुआती दौर में, फरवरी में। मैं इस पार्ट आपके जो प्रश्न है उसको 2 भागों में विभाजित करके इसका उत्तर देना उचित समझता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ट्रैवल हिस्ट्री डेफिनेटली इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब तक हम, जैसा मैंने अपनी शुरुआत में बोला कि जब तक हम इसकी पूरी एपिडेमियोलॉजी नहीं समझेंगे, जिस दिन हमने लॉकडाउन इम्पोज करा माननीय मोदी जी ने, उस दिन आधे लोगों को लॉकडाउन एक्चुअली होता क्या है, उसका कैसे पालन किया जाना है, उसके क्या प्रभाव होंगे, वो उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। आज हम चूँकि 15-20 दिन इस स्थिति से गुजर चुके हैं, तो हमारी लॉकडाउन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। अब हमें समझ में आने लगा है कि लॉकडाउन एक्चुअली क्या है और हमें क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए जो अनजाने में हम नहीं कर पाए। जैसा आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ इनिशियल नंबर्स का बढ़ने का रीज़न ये भी हो सकता है कि हमने लॉकडाउन का उस हद तक पालन हमने नहीं किया। प्रशासन ने तो करवाने की प्रयास करा, लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन का भी मसला है। बिल्कुल, दूध की लाइन में मैं खड़ा हूँ और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन कितने लोगों के पीछे पुलिस वाला हर एक आदमी भी पुलिस वाला नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली चूंकि मुझे आज मैं एज ए कॉमन सिटीजन अगर बोलूँ तो मुझे अगर ये मालूम ही नहीं है तो मैंने अपना मास्क लगा के मैं चला गया, मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे डिस्टेंस भी रखना चाहिए, मुझे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो वायरस के फैलने का तरीका ही नहीं पता था, ठीक तरीका। मैंने नॉलेज तो बहुत गेन कर लिया गूगल से, इससे पढ़ के समझ के बातचीत करके, लेकिन मैं एक्चुअली मुझे एपिडेमियोलॉजी का पूरा और ये कैसे स्प्रेड होता है उसका पूरा ज्ञान नहीं था। उस चूक के कारण ये स्थिति बनी। दूसरा सवाल ये होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री, बिल्कुल ठीक है, अगर मैं विदेश से आया हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आयातित वायरस है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि पहले तो वुहान से चला और उसके अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, सारी जगह होता हुआ कहीं से हिंदुस्तान में बाहर से ही आया है, तयशुदा बात है, इसमें तो कोई दो मत या दो शक है ही नहीं। तो ट्रैवल हिस्ट्री तो जानकारी लाना ज़रूरी है। अब स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग में कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम आपका टेम्परेचर ही नोट कर सकता है, और अगर मुझे छुपाना होता है, मैं पैरासीटामोल खा करके प्लेन में बैठ गया, मेरा टेम्परेचर डाउन हो गया और मैं वॉक करके आ रहा हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया कि 7 दिन तक मुझे कोई सिम्टम तो आ ही नहीं रहा, हल्का बुखार ही है, या हो सकता है अगर कालपोल खा लेंगे तो नहीं आएगा, तब मुझे या तो ये भी नहीं पता है कि मुझे कोरोना है या नहीं है, तो मैं खुद रिवील भी क्या करूँगा। मैं तो सिर्फ बुखार के लिए अपना एक पैरासीटामोल खा के और फ्लाइट में बैठ गया हूँ, तो उस कारण से भी कई चूक हो के मरीज अंदर आ गए होंगे, ये भी तय बात है। तो इसमें नागरिकों का भी सहयोग उतना ही आवश्यक है। प्रशासन से आप हर चीज़ों की उम्मीदें करें, ये मेरे ख्याल से बेमानी हो। अभी हम जिस तरह से निपट रहे हैं, अभी आप मेरा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि अभी बहुत तो डॉक्टरों को लेकर दो भाव आ रहे हैं। एक भाव तो जो कोरोना फाइटर्स डॉक्टर हैं, जो सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जो कोरोना रेड जोन वाले डॉक्टर्स हैं उनका इलाज कर रहे हैं, उनके लिए तो पूरा शहर, पूरा देश नतमस्तक है। हम प्रधानमंत्री तालियां बजवा चुके हैं, थाली बजवा चुके हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल डॉक्टरों से एक बड़ी भारी टीम है, बड़ी भारी संख्या है, जो अपने रेगुलर पेशेंट्स को भी देखना नहीं चाह रही है, फ़ोन पर जवाब दे रही है, भर्ती नहीं किया जा रहा है डॉक्टरों को अस्पतालों में, और उनको मरीजों को, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको अस्पताल दर अस्पताल भटकाया जा रहा है। कुछ लोग तो इसलिए मर गए कि उनको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो ये एक अमानवीय चेहरा भी चिकित्सकों का सामने आ रहा है। क्या इसको और बेहतर व्यवस्था कोई बनाई जा सकती थी कि बाकी सारे अस्पताल सामान्य मरीजों का, डायबिटिक का, हार्ट पेशेंट का, कैंसर पेशेंट का, टीबी पेशेंट का इलाज करते रहते हैं और कोरोना का एक जोन में इलाज होता है? प्रदीप जी, जैसा भी प्रशासन ने कराई है कि कुछ उन्होंने रेड जोन, ऑरेंज या येलो जोन और ग्रीन जोन हॉस्पिटल्स बनाए हैं, डिवाइड करें हैं। अब इस बीमारी को, इस तरह की महामारी को लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और हर स्ट्रेटेजी के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। अब
प्रशासन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उसके तहत उन्होंने सिस्टम से आज अरबिंदो, चोइथराम, इंडेक्स, MRTB शहर के अलग अलग जगहों पे रेड जोन बनाए और कुछ चिन्हित करें उन्होंने येलो जोन और कुछ चिन्हित करें उन्होंने ग्रीन जोन। आपको दोनों पहलू समझने पड़ेंगे। अगर आप ये पूछें कि अगर मैं इस जगह पर होता, मैं जानना ही चाहता था, आप चूंकि अनुभवी है तो आप क्या, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, अगर मेरा जो सिस्टम, मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगर होता तो ये करता कि मेडिकल कॉलेज को नोडल सेंटर बना देते और MY हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, आपका बाल चिकित्सालय अपना चाचा नेहरू और अपना MRTB और डेंटल कॉलेज चलो फिर भी हम स्टैंड बाय रखेंगे, लेकिन ये चारों ये सब मिल जाते हैं अगर एक ही कैंपस में, तो यहाँ पर करीब करीब 2000 बेड्स की व्यवस्था करना बहुत आसान, ऑलमोस्ट है भी यहाँ पर आज की तारीख में, और इसमें सुविधाएं बढ़ाई जा सकती थी। सामने दवा बाज़ार है तो वहाँ की दवा की दुकानें चिन्हित कर दी जा सकती थी। इधर मेडिकल हॉस्टल है तो यहाँ पर डॉक्टर्स के और पैरामेडिकल स्टाफ के रहने की सुविधा और उनके खाने पीने की और उनके ट्रांसपोर्टेशन की ईज हो जाती। तो ये पूरा जोन हम सर्किट करके रेड जोन बना के सिर्फ यहीं पर कॉन्सेंट्रेट कर देते कोरोना को, और इससे 1 किलोमीटर के दायरे में हम येलो और या ऑरेंज जोन, जो भी आप ग्रीन नहीं, येलो या ऑरेंज, जो भी उसकी नॉमेनक्लेचर आप लेना चाहें, उनको रखते, और उसके बाद जो बाकी सारे हैं पेरिफेरी में वो सारे ग्रीन हो जाते। तो उससे ये होता है कि हम सारे कोरोना को एक जगह इकट्ठा करके लिया है। इससे एक सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नज़र में है वो ये है कि मेडिकल कॉलेज में विभिन्न सब्जेक्ट्स में जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, इंटर्न्स, रेसिडेंसी के 3 साल वाले डॉक्टर्स, ये सारे लोग बेसिक MBBS का नॉलेज लेके उनके पास रहता है, तो वो एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर है जो निश्चित रूप से सर्दी जुकाम को ट्रीट करने के लिए केपेबल हो। इसमें बहुत ये कितनी संख्या में होंगे ये करीब, सर मेरा मतलब मुझे फिगर्स तो नहीं मालूम, पर डेफिनेटली 350-400 होंगे सब मिला के। ये जूनियर डॉक्टर्स की फौज हमारे पास MY के पास है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रेसिडेंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो, और ये एट ए टाइम आपको शिफ्ट में वो ड्यूटी कर सकते हैं। इसके साथ में आप नर्सिंग कॉलेज भी तो जोड़िए, जो इनका नर्सिंग कॉलेज है वो तो पैरामेडिकल में आएगा, वो नर्सिंग भी तो कितनी अवेलेबल है आपके पास, ये पैरामेडिकल में आ गया। अब आपको अगर बाहर से सुविधाएं लानी है तो आप 2 फ्लोर्स को पूरा वेंटिलेटर वाला फ्लोर कर दो। आपके पास वेंटिलेटर कहाँ से आएंगे? तो प्राइवेट लोगों से आप सोर्स कर लो, प्राइवेट अस्पतालों से आप वेंटिलेटर उठा लो, ये बात संभव है। तो आज अगर हम 100-200 वेंटिलेटर करके एक ICU बेड और सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन वहाँ है ही है, ICU ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्टिंग है, वहाँ का स्टाफ ट्रेंड है, कुछ अगर आपको लगता है तो कुछ ट्रेंड स्टाफ आप बाहर के अस्पतालों से सोर्स कर लो, तो इससे क्या एक होलसम पैकेज उसी कैंपस में हो जाता है। ड्यूटी की ईज हो जाती है, लोगों को शिफ्टिंग में आसानी हो जाती, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को आराम मिलता, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उनको खाने की दिक्कत नहीं आती, उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। अब क्या होता है, एक और फैक्ट हमें समझना पड़ेगा इस पूरे उसमें, कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो अमूमन 60-65 के बाद वाले होते हैं जिन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमें एक्चुअली कोई एनेस्थेटिस्ट लगेगा जो इंट्यूबेट करेगा और वेंटिलेटर करेगा, वेंटिलेटर के मोड्स पर उस पर काम किया जाएगा। तो ये प्रतिशत जो एजेड लोगों का है वो हिंदुस्तान में अमूमन 8%। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोगों को वेंटिलेटर और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ एक अच्छा साफ सुथरा बेड डिस्टेंस या वाई पाइप जो होता है, टाइम पे इलाज, वाई पाइप कुछ होता है, उससे भी वी पाइप जो होता है उससे भी काम चल सकता है, अलग अलग स्टेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज हो सकती हैं, हालांकि अभी भी मैनेज हो रही हैं, लेकिन सिर्फ डर ये है कि जब एक बार ये फिगर एक लेवल, एक स्पाइक ऊपर ना आ जाए। अभी तो हम लेवल में चल रहे हैं कि 800 प्लस हो गया, तो पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे है अपन, अभी 800 प्लस है, लेकिन डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, मरीज स्टेबल भी बहुत सारे हैं, 35 से 40 क्रिटिकल डिस्चार्ज हुए। क्रिटिकल मरीज अभी आपके पास बमुश्किल 20 से 30 हों, जैसा मेरा। हाँ, गंभीर अवस्था के गंभीर, और गंभीर का मायना यही होगा कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर 20-30 है तो आज हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये 200-300 हो जाएंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। प्रशासन का जो बेसिक मोटो है लॉकडाउन का, जो मोदी जी का या जो भी शासन कर रहा है, उसका मकसद ही ये है कि ये फिगर इस लेवल पे ना चला जाए कि हम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड ही ना कर पाएँ। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन तभी खुलेगा जब ये आंकड़े कम आएंगे, आंकड़े गिरेंगे। कमल कस्तूरी जी, अभी इस समय
जो मैं सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से चाह रहा था, एक आम नागरिक के नाते आप चाह रहा हूँ कि जो दूसरे अस्पताल हैं जिनको दूसरी बीमारियों के लिए काम करना है, डॉक्टर काम करना है, वहाँ ये शिकायत बार बार आ रही है कि साहब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम इलाज नहीं कर पा रहे। जिस मरीज का आप 20-20 साल से इलाज कर रहे हो उसको अपना 20 साल पुराना डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। एक ज़माना था जब ये कोरोना नहीं आया था तो अगर पेशेंट फ़ोन करता था डॉक्टर तो डॉक्टर उसको इतनी गंभीर बीमारी बताता था, नहीं साहब ये जांच करा लीजिए, वो जांच करा लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए, वो टेस्ट करा लीजिए और आपको तुरंत अस्पताल आइए, भर्ती हो जाइए। आज वो डॉक्टर मरीज भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती नहीं कर रहे। इससे मेरे मन में दो सवाल उठते हैं कि या तो पहले आप जबरदस्ती मरीज को डराया करते थे, सिर्फ आर्थिक लाभ की वजह से मरीज गंभीर नहीं होता था तो भी आप डराते थे और भिन्न भिन्न जांचें करवा लिया करते थे, और आज वास्तव में उसको जरूरत है तो आप उसका इलाज करने से कतरा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा आपको? प्रतीक भाई, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस बार जो डॉक्टरों के ऊपर जो सबसे बड़ी बात आई है कि इसमें डॉक्टरों को कोई कट नहीं मिलना है। डॉक्टर में सबसे बड़ी जो परेशानी ये आ गई है कि डॉक्टर्स ने इतने बड़े बड़े अपने संस्थान कर लिए हैं कि उनकी अपनी EMI, उनकी अपने डॉक्टरों की सैलरीज, उनके अपने पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरीज, उनके बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए थे कि ये इसमें अगर कभी उन डॉक्टरों को कुछ हो गया इलाज करने में तो वो क्या करेंगे आगे, उनका कैसे सर्वाइवल होगा। आप ये भी देखें, आप कह रहे कि डॉक्टर्स के ऊपर आप कलेक्टर साहब ने एस्मा भी लगा दिया कि आप आपके स्टाफ की सूची दीजिए। हम उस स्टाफ को 50 किलोमीटर, उस दिन हम लोग AICTL में थे जब कलेक्टर साहब ने सबको बोला कि नहीं आप तो हमें सूची दीजिए, हम उनको 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से गाँव में भी होंगे तो हम उनको गाड़ी भेज करके बुलवाएंगे। फिर भी डर ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई इलाज नहीं। इतना ज़्यादा डर रह गया है नीचे वाले स्टाफ में, मेडिकल में, कि वो अस्पताल आने को तैयार ही नहीं है। आप उनको सस्पेंड कर दीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए, जेल में बंद कर दीजिए, उसके बाद भी उनके परिवार वाले उनको निकलने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर को भी कि नहीं अब आप इसमें मरीज तो लावारिस हालत हो जाए। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत भूमिका इसमें मैंने कहा कि दो डॉक्टरों के चेहरे आ रहे हैं। एक डॉक्टर जो कोरोना से लड़ रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, बच्चा उनको दूर से देख रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था कि नर्स रो रही है, बच्चा रो रहा है, वो अपने बच्चे से नहीं मिल पा रही है, लेकिन पिछले 18 दिन से वो मरीजों की सेवा कर रही है। दूसरे वो तमाम डॉक्टर्स हैं जिनके बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, जिन्होंने इस शहर से कमाया, इस शहर से लोगों को पैसा अर्जित किया। आज वो इलाज के लिए सामान्य सर्दी जुकाम का, बुखार का या वायरल होता उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं। प्रतीक जी, जो कमल जी ने बोला, मैं उस बात से उतना सरोकार नहीं रखता हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ और ये बात भी नहीं है कि मैं अपने प्रोफेशन वालों को डिफेंड करने के लिए ये बात कह रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर आज अगर अपना एक प्रतिष्ठान बना के बैठा है तो और मरीज़ उसके पास आ रहा है तो वो मरीज़ को क्यों नहीं एडमिट करेगा? मुझे इसका कोई रीज़न आज तक समझ में नहीं आता है। वो 100% उसको एडमिट करेगा। अगर उसके पास वो चीज़ की सुविधा उस वक्त नहीं होगी तो एक अलग डॉक्टर साहब आप ये बोल रहे हैं कि आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपको एक किस्से के माध्यम से वो चीज़ समझा देता हूँ तो आपको बिल्कुल मतलब उसके बाद कोई शायद प्रश्न न रहे। एक मेरे मित्र हैं, उनके पास एक सज्जन आए कि मेरा डायलिसिस करो। वो इंदौर के बाहर के थे, ये लॉकडाउन पीरियड के इनिशियल स्टेजेस की बात है। उन्होंने कहा मुझे मेरा डायलिसिस कर दो। उन डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है हम आपका डायलिसिस कर देते हैं, लेकिन हमें फला जांचें आपकी करनी पड़ेगी। आपकी बॉडी की क्या स्टेटस है, यूरिया क्रिएटिनिन आपका कितना है, अन्यथा जो भी उसके लिए एक जांचें होती है बेसिक वो करना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने अपनी 3-4-5 दिन पुरानी रिपोर्ट दिखाई कि साहब हम तो जाँच करा आए और हम जाँच बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला साहब अगर आप मेरे यहाँ जाँच नहीं करोगे तो 3-4-5 दिन में आपकी क्या स्थिति आज बनी है, क्योंकि आप डायलिसिस पे हो, आपका यूरिया क्रिएटिनिन हर घंटे बढ़ेगा, तो हम जांच करे बिना तो नहीं कर पाएंगे। वो सज्जन ने वो डॉक्टर को धौंस दी और बोला कि मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करता हूँ या प्रशासन के किसी भी अधिकारी से बात करता हूँ और आप मुझे इलाज से मना करना है। उन्होंने कहा मैं आपको इलाज से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका इलाज करूँगा लेकिन मेरे प्रोटोकॉल से करूँगा। कल को वो मरीज़ मर जाएगा, कोई प्रशासन जवाबदारी लेगा उस बात? कतई नहीं लेगा। तो डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारे उदाहरण आए कि मरीज को भर्ती करने से इनकार किया। सर मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास अगर वो सुविधा नहीं है, फर्ज करिए मेरे यहाँ कार्डियक सेंटर था, मेरा कार्डियक सर्जन नहीं है, आज आपके पास सुविधाएं कहाँ चली गई? आज तक थी 15 सालों आज कहाँ चली गई? आपका समय में इस विपरीत परिस्थिति में जो वही कह रहा हूँ, आपको मिलना नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है। आज सब लोग अपना सामर्थ्य के हिसाब से पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उस बात से बिल्कुल मतलब उसको अप्रूव करता हूं। एस्मा लगने के बाद भी बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं आए। सर डंडे से कोई आदमी मानता है, कोई नहीं मानता है, क्या करेंगे? आप लगा दीजिए, मेरी डिग्री छीन लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आदमी उस लेवल पे आ जाएगा, मैं जान बचाऊं या मेरी डिग्री बचाऊं तो मेरे को नहीं करना। मैं डॉक्टर भी
अप्रैल क्या में अगर आपको मरीज की जान नहीं बचाएगा तो कौन डॉक्टरों बचाएगा? को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, पीपीटी मिलना चाहिए बिल्कुल। या जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, वो कमी इनिशियली है। नहीं मिल रही थी, अब तो उसकी बहुतायत है। अब जो मेरे क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, हमारे यहाँ 2 डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है, सदरुन पंजवानी और बाणगंगा क्षेत्र में एक बिल्कुल ठीक डॉक्टर कह रहे कहते हैं। थे। पहले सर ये इशू था, पीपीई नहीं थी, उस कारण से भी बहुत संक्रमण हुआ। अभी तो नर्स भी हो गई हैं, ब्लड वाला भी हो गया है, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए सबसे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एज अ सीनियर डॉक्टर अगर मैं जाता हूँ किसी जगह पर तो मुझे तो पीपीई मिल जाती है, लेकिन जो 24 घंटे वहाँ काम कर रहा है बंदा, उसको पीपीई देना बहुत आवश्यक है। और पीपीई रीयूज नहीं हो सकती। एक पीपीई की कॉस्ट करीब 800-850 रुपया है अमूमन। अच्छी क्वालिटी की जो हो, बेसिक क्वालिटी, जो बेसिक स्टैंडर्ड की चीज़ है, उसमें कोई अपन बहुत 5 स्टार बात नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक जो प्रोटेक्शन देगी वो 800-850 रुपए की। तो अगर आप बोलें तो एक डॉक्टर, एक कोई भी नर्स या वार्ड बॉय को भी वो पीपीई, उसकी भी तो जान है, वो भी तो इंसान है, तो उसको भी पीपीई लगेगी अगर वो मरीज के आसपास साफ सफाई कर रहा है। और उठाएगा उसको, जो भी कर रहा है, करेगा, लिटाएगा, बेडशीट चेंज कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, जो भी इस एक मरीज के ऊपर, जो कोरोना का मरीज है उसके ऊपर जो लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे उसका खाना देने वाला, चाहे वो उसका बेड लगाने वाला, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ, चाहे डॉक्टर स्टाफ, चाहे कोई भी स्टाफ, तो उनको पीपीई आपको देना है। एक बंदे को दिन में 3 पीपीई लगेगी मिनिमम। मैं खाना भी खाऊंगा तो पीपीई हटा के खाना खाऊंगा तो रीयूज तो करूंगा नहीं, वो मास्क हटाऊंगा तो वापस तो यूज करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी तो अपनी जान को बचाना है। तो ये सारी सुविधाएं पहले नहीं थी, अब बढ़ रही हैं। आज आपने देखा होगा कि वो स्टाफ भाग गया था डर के मारे, बिल्कुल लाजमी बात है। आज वो स्टाफ वापस लौट के आ रहा है काम करने, तो चीज़ें बदल रही हैं। इससे पैसों का और कमीशन का और ये जो आरोप है ये बिल्कुल गलत है। तो क्या लगता है आपको, हम कितने दिनों में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं और आप भी एक उम्मीद जगा रहा है आपका बयान की चीज़ें बदल रही हैं, बिल्कुल तो बदल ये क्या लगता है आप, हम कितने दिनों में इंदौर वापस कंट्रोल में हम स्थिति को पालेंगे जो अब बेकाबू हो गई है चीज़ें? प्रतीक जी देखिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर बिल्कुल बाय WHO डेफिनेशन या उस पर अगर हम जाते हैं तो 0 केस होने के बाद 14 दिन तक आपको लॉकआउट रखना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई बैठा हुआ है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पर ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। हालांकि हमें अब ये देखना चाहिए कि अभी तो जो नंबर बढ़ रहा है वो नंबर कैसे कम हो और कैसे स्थायी हो जाए। पहले तो स्थायी हो जाए, पहले तो स्थायी हो जाए और फिर नीचे आने लगे, तभी हम उम्मीद करेंगे। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 तारीख को एक रिव्यू होगा, तो 20 तारीख को रिव्यू कर लें। हमारा प्रशासन उसको 20 से 25 के बीच में एक शॉर्ट रिव्यू खुद ले ले, पर्टिकुलर एरियाज का, थाना क्षेत्र के हिसाब से या वार्ड क्षेत्र के हिसाब से, जैसा तो भी लगता है आपको 15 मई तक तो कुछ ऐसी बहुत बेहतरीन होना उम्मीद चाहिए। नहीं करें? बिल्कुल होना 15 मई से हमको लगेगा कि कुछ कंट्रोल उम्मीद होना- अच्छी हो सकती है। मुझे पर्सनली उम्मीद है, होना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अपूर्व वोरा आपका, बहुत धन्यवाद कमल कस्तूरी जी आपका, आप दोनों ने डिजाइन न्यूज़ से बात की। और जैसा कि डॉक्टर वोरा एक उम्मीद जता रहे हैं कि धीरे धीरे अब स्थितियाँ अनुकूल होने लगी हैं और बहुत जल्दी ही 15 मई के आसपास तक कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हम सारी स्थितियों को प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी के लेवल पे भी और जो जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है, जो मेडिकल स्टाफ जो प्रयास कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं चीज़ों पे अब कंट्रोल करना शुरू किया है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी स्थितियां बदलेगी, सिचुएशन बदलेंगे। उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है और हम भी इसी उम्मीद पर कायम है कि देर सवेर वो दिन ज़रूर आएगा जब हम वापस सामान्य स्थिति में आएंगे और इस कोरोना को हम हराएंगे, हम हरा कर ही मानेंगे, क्योंकि डिजाइना न्यूज़ तो शुरू से ही इस मोटिव पर चल रहा है कि कोरोना को हराना है। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।